नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरब सागर में बनने वाले ताकतवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अरब सागर में इस सीज़न का सबसे ताकतवर सिस्टम बनने की पूरी संभावना है और ये सिस्टम एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म या फिर सुपर साइक्लोन भी बन सकता है और इसका ट्रैक भी लगभग निश्चित हो चुका है। इस साइक्लोन के बारे में अच्छी तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके ट्रैक के बारे में अच्छी तरीके से समझ सके। 20 अक्टूबर के आसपास अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा और चूँकि ये सिस्टम समुद्र में काफ़ी अंदर की तरफ विकसित होगा, जिसकी वजह से इसके साइक्लोन या फिर सुपर साइक्लोन बनने की संभावना अधिक है। क्योंकि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जब भी कोई सिस्टम बनता है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, तो वो जितना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जितना लंबा सफ़र समुद्र में तय करेगा उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग बनने की संभावना अधिक होती है। ये सिस्टम भी लक्षद्वीप के पास डेवलप होगा और लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू करेगा। चूँकि इसकी आगे बढ़ने की गति बेहद कम है, इसी वजह से इसके सीवियर साइक्लोन या फिर सुपर साइक्लोन बनने की भी पूरी संभावना है। इससे पहले भी सन 2005 में अरब सागर में एक काफ़ी भयंकर साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से ओमान में काफ़ी तबाही हुई थी और वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 23 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा और ओमान के तटों के काफ़ी करीब जा पहुँचेगा। इसके प्रभाव की वजह से ओमान के हिस्सों पर कई स्थानों पर काफ़ी तेज़ गति के साथ हवाएं चलना शुरू करेंगी। चूँकि ये सिस्टम डायरेक्ट लैंडफॉल नहीं करने वाला, पर लेकिन ये तटों के पैरेलल यानी तटों के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो वहीं 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम भी प्रभावी हो जाएगा और डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंच जाएगा, पर लेकिन इसके साइक्लोन बनने की संभावना बेहद कम है। पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए साइक्लोन बन जाए। 24 अक्टूबर को ही अरब सागर में बना सिस्टम आगे बढ़ते हुए ओमान के तटों पर जा पहुंचेगा और यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी तेज़ गति के साथ हवाएं चलना शुरू होंगी। हवाओं की गति लगभग 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो कि काफ़ी प्रभावी है, जो इसे और आगे उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं जाने देगा, बल्कि वहीं से इसे सिस्टम तटों के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू करेगा और यहीं से इसके रिकर्व करने की संभावना दिखाई दे रही है। लैंडफॉल करने के बाद ये सिस्टम कमज़ोर होना शुरू करेगा और सीवियर साइक्लोन या फिर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी तक पहुंच जाएगा। पर लेकिन जब ये फिर से रिकवर करेगा तो इसे समुद्र से एक बार फिर से एनर्जी मिलना शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से ये फिर से प्रभावी होकर साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। 26 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम रिकर्व करेगा और पाकिस्तान और जो गुजरात के हिस्से हैं इन भागों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा। क्योंकि इस जगह पर जो विंड शियर है यानी जो अपर लेवल पर हवाएं चलती है वे काफ़ी तेज़ है, जो इसे प्रभावी नहीं होने देगी और ये निम्न दबाव का क्षेत्र और उसके बाद चक्रवाती दबाव के क्षेत्र के रूप में कमज़ोर हो जाएगा। पहले मॉडल का ये इंडिकेशन था कि ये शुरुआत में उत्तर दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा और उसके बाद इसके गुजरात की तरफ जाने की संभावना थी। पर लेकिन हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि मॉडल 15 दिनों का जो मॉडल होता है वो सटीक नहीं होता और उसमें हर 24 घंटों के दौरान अपडेट होते हैं। क्योंकि साइक्लोन एक काफ़ी ताकतवर सिस्टम होता है जो अपने ट्रैक को लगातार चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से इतने दिनों पहले इसका सटीक ट्रैक बता पाना पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो भी सिस्टम डेवलप होता है उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं समुद्री सतह का तापमान अधिक होना चाहिए और साथ ही अपर लेवल पर यानी अपर एल्टीट्यूड पर जो हवाएं चलती है वे कम होनी चाहिए। अगर हवाएं ज़्यादा होंगी तो वे उस निम्न दबाव को क्षेत्र को कमज़ोर कर देगी, जिसकी वजह से वो इंटेंसिफाई नहीं होगा। चूँकि ये सिस्टम समुद्र में काफ़ी अंदर है, उसका ट्रैक भी बहुत लंबा रहेगा, तो इसकी वजह से इसके साइक्लोन के रूप में बदलने की पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है। अधिकतर जितने भी सिस्टम बनते हैं उनका जो ट्रैक होता है वो उत्तर पश्चिम दिशा में अधिक होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम भी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और अरब सागर में बने सिस्टम भी उत्तर पश्चिम दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम मॉइस्चर एक्यूमुलेशन देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ ये सिस्टम डेवलप होगा
अरब सागर में लक्षद्वीप के पास लगभग इस जगह, तो यहाँ से शुरुआत में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ओमान के तटों के करीब पहुँचने के बाद यहीं से इसके रिकर्व करने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जिसमें हवाएं अपर लेवल पर उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है, जो इसे आगे नहीं बढ़ने देगी, जिसकी वजह से ये तटों के पास से ही रिकर्व करने लगेगा। इस साइक्लोन का सबसे ज़्यादा असर ओमान के तटों पर ही देखने को मिलेगा और यहीं से रिकर्व करने के बाद ये कमज़ोर होना शुरू कर देगा, क्योंकि इसे समुद्र से उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी जितनी कि इसे चाहिए। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम भी रिकर्व करेगा और यहीं से रिकर्व करके ये म्यांमार के तटों की तरफ पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े और 21 अक्टूबर के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पास एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो कि इतना इंटेंसिफाई नहीं है कि इसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फ़बारी और मैदानों पर बारिश देखने को मिले। लेकिन फिर भी इस WD का असर राजस्थान के पश्चिमी हिस्से और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फ़बारी होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य भारत पर एक पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। इसी की वजह से मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों पर मौसम लगभग साफ़ ही बना रहेगा। मैदानी हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, इन सभी भागों पर मौसम साफ़ रहेगा और उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार ठंडी हवाएं चलती रहेगी। पूर्वी भारत में पहुँचे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, साथ ही छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर भी कोई ख़ास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली और यहाँ भी लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से मॉइस्चर ना के बराबर रहेगा और बारिश भी नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत की ओर चले तो पूर्वोत्तर भारत में जो हिस्से अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, यहाँ पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि शेष पूर्वोत्तर भारत में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और वहाँ पर भी मौसम लगभग साफ़ ही बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने इस सिस्टम की वजह से, साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं में इन दोनों में टकराव की वजह से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, साथ ही जो तमिलनाडु के हिस्से हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, जबकि तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, जबकि लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बने हुए हैं। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।